हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सरोगेट एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछा है कि ये क्या होते हैं। ये प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग को हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। अल्कोहल और सिगरेट्स की एडवर्टीजमेंट को सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजिंग रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स डिस्गाइजिंग अनदर प्रोडक्ट, जब कोई ऐसे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट किया जाता है जो किसी, आप कह सकते हैं कि रेगुलेटेड या फिर प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट को दिखाता है, उसको हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड्स आपके पास हैं। अब यूपीएससी, आपने सुना होगा काफी बार कि ऑप्शंस काफी मिलते जुलते देती है, और उसमें आपको एक ऑप्शन होता है जो कि गुड ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन आपका होता है जो कि आप कह सकते हैं कि बेटर ऑप्शन होता है, और एक ऑप्शन होता है जो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, और आपको यहां पर बेस्ट ही चूज करना होता है। अगर आप देखें, जब हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स, क्या इसके एडवर्टीजमेंट को सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं? देखिए, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली सरोगेट एडवर्टीजमेंट नहीं बन जाएगी। इसमें होता क्या है, इसमें आप एक ऐसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हो किसी दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू, जो कि अलाउड है एडवर्टाइज किया जाना, और जो प्रोडक्ट अलाउड नहीं है उसको इसके थ्रू एडवर्टाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेस्ट आंसर जो बनता है वो है आपका सी। अभी क्या हुआ, अभी इसको लेकर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो उसने गाइडलाइंस वो लेकर आए, क्योंकि उनको समझ में आया कि काफी सारे, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर आप देखेंगे टोबैको, सिगरेट्स या फिर अल्कोहल, इनके जो एडवर्टीजमेंट्स हैं दे आर बैंड। लेकिन आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली, वेदर इट इज टेलीविजन, वेदर इट इज रेडियो एफएम, तो काफी सारे ऐसे मैकेनिज्म और मीडियम से जिसमें क्या हो रहा है, इस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स बनाई जा रही हैं, और काफी फेमस फेमस एक्टर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आपके प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी एडवर्टीजमेंट पूरी तरीके से बैंड है, उनको किसी दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू यहां पर एडवर्टाइज करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो चाहे वो टोबैको प्रोडक्ट्स हो, अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो, सिगरेट्स हो, उनको यहां पर बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, इसे कहते हैं सरकमवेंटिंग समथिंग। ठीक है, तो यहां पर इसे सरकमवेंट करने के लिए सरोगेट एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ना, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बात कर रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक को लेकर। पूछा गया माइक्रो प्लास्टिक को लेकर बताएं कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे आप अंडरलाइन जरूर करिएगा मेन टॉपिक को, और सर्कल में जरूर डालिएगा। इस बार काफी लोगों ने प्रीलिम्स क्रैक किया तो मेरे पास यही मैसेज भेजा कि सर ये जो टेक्निक थी जिसमें टॉपिक को हम अंडरलाइन कर रहे हैं और सही पूछा या गलत पूछा उसको सर्कल में डाल रहे हैं, ये काफी सारे लोगों ने यूज किया और उनको हेल्प भी मिली इससे। तो माइक्रोप्लास्टिक है, इट इज फाउंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अंटार्कटिका। क्या अंटार्कटिका में ये पहली बार मिला है? हो सकता है। ये बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया दे, ये टाइनी प्लास्टिक्स होते हैं, डेब्रीज होती हैं, जिसमें अगर आप देखें साइज जो होता है वो 50 से कम होता है। हो सकता है द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक जो अंटार्कटिका में मिला है, ये क्या कर सकता है, ये जो क्रायोस्फीयर रीजन है, जो उसका स्नो वाला पार्ट है, क्रायोस्फीयर रीजन वही होता है जो स्नो वाला पार्ट है, उसको मेल्ट करने में स्पीड अप कर देगा पूरे प्रोसेस को। हो सकता है। 10 सेकेंड्स सोचिए। माइक्रोप्लास्टिक की डेफिनेशन दे रखी है, माइक्रोप्लास्टिक क्या अंटार्कटिका में पहली बार मिला है, वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसके इंपैक्ट। तो एक तरीके से माइक्रोप्लास्टिक को लेकर बहुत सारी चीजें यहां से आपसे पूछी गई हैं। देखिए, आईसी रीजन जो होता है उसे क्रायोस्फीयर रीजन कहते हैं, और यस, माइक्रोप्लास्टिक जो है उसको जल्दी से मेल्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया है स्टडीज के अंदर। इसका साइज 50 नहीं, इसका साइज होता है लेंथ में 5 या इससे कम। ठीक है, तो यहां पर
थिनर देन इवन अ ग्रेन ऑफ राइस, जो आपका चावल का दाना होता है उससे भी थिन इसे बताया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन हाँ पहली बार ये अंटार्कटिका में मिला है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें ये भी बताया गया प्लास्टिक पोल्यूशन, शिप्स में जो लोग जा रहे होते हैं, चाहे वो कार्गो लेकर जा रहे हैं या पैसेंजर लेकर जा रहे हैं, वो काफ़ी सारा जो पोल्यूशन है यहाँ पर करते हैं। कई बार फिशिंग की वजह से, फिश नेट्स की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो नीचे छूट जाता है, जिससे कि पूरी इकोलॉजी खराब हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज when snow travels in the atmosphere it binds itself to airborne particles। जब स्नो जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैवल करती है, वो क्या करती है, जो हवा के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसे अपने साथ समा लेती है। और ये क्या होता है, ये फिर अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, वहां पर ये रह जाता है। इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, क्या इसे क्रायोजेनेसिस कहा जाता है, क्या इसे सिंथेसिस कहा जाता है, क्या इसे स्क्वेंचिंग कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सिंपली आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन। बताइए। ओके तो इस तरीके से जब पोल्यूशन बढ़ता है उसे कहा जाता है स्क्वेंचिंग। ठीक है, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक स्कीम को लेकर है, पूछा गया भारत गौरव स्कीम ये किससे रिलेट करती है। क्या ये इंडियन रेलवे से रिलेट करती है, चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेट करती है, स्टार्टअप्स या स्टार्टअप कल्चर से रिलेट करती है, या फिर विमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करती है। बताइए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। भारत गौरव स्कीम, कहां सुना है आपने इस स्कीम के बारे में। ओके देखिए, सो ये भारतीय रेलवे से रिलेट करती है। इंडियन रेलवेज ने अभी क्या किया है, फ्लैग ऑफ किया है कंट्री की पहली प्राइवेट ट्रेन को। हम जान रहे हैं धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने जो जो सेक्टर अभी अपने अंडर में रखे हुए थे उसको धीरे धीरे अनरेगुलेट किया जा रहा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी वहां पर आता जा रहा है। और इंडियन रेलवेज के अंदर भी अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स तो आ ही चुके हैं, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर पूरे तरीके से आ रहा है, क्योंकि पहली प्राइवेट ट्रेन भारत गौरव स्कीम के अंदर यहां पर कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक चलाई जाएगी। कहां से कहां तक, कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक ये जो ट्रेन है आपकी चलने वाली है। इसमें क्या होगा, देखिए जब ये पूरा प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऑपरेटर के पास फ्रीडम रहेगी कि वो अपना रास्ता डिसाइड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मुझे इन्हीं 10 स्टेशन से होता हुआ जाना है, क्योंकि देखिए अदरवाइज क्या होता है, रेलवेज में भी जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ये स्टेशन है, हमारे यहाँ पर ट्रेन रुकनी ही रुकनी चाहिए। वहां पे दूसरा नेता कहता है हमारे यहाँ पर ट्रेन रुकनी ही रुकनी चाहिए। लेकिन नहीं, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये जो पूरा रूट है या फिर कहें कि ये पूरा जो एक ट्रेन है ये प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, प्राइवेट ट्रेन है, तो रास्ता क्या होगा ये भी प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करेगा। जो उनको लगेगा सबसे प्रॉफिटेबल रास्ता है, जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सकते हैं इस ट्रेन को यूज करने वाले, वो रास्ता उसी को रखेंगे, राइट। तो ऑपरेटर के पास फ्रीडम रहेगी रूट को डिसाइड करने की, कहां पर ट्रेन को रोकना है, होल्ड्स कहां पर होने चाहिए, कहां पर नहीं होने चाहिए, वो भी वही डिसाइड करेंगे। ये भी सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेगा। और टैरिफ जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर टैरिफ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हो सकता है जो व्यक्ति यहां पर ये पूरा काम करने के लिए आ रहा है उसको प्रॉफिट ही ना हो। तो इस चीज की भी पूरी आप कह सकते हैं कि देखभाल करी गई है सरकार के द्वारा, और कहा गया कि टैरिफ भी आप ही डिसाइड करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहां पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेकर है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेकर पूछा गया है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड राइज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इन्फ्लेशन की वजह से जो एसेट की वैल्यू बढ़ी उसको यहां पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अंदर मेजर किया जाता है, और इसमें बेस ईयर जो है वो 2001 है। अभी 10 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं, रिसेंटली न्यूज थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को करंट फिस्कल ईयर के लिए नोटिफाई किया है। वो भी डिपार्टमेंट भी इस इंडेक्स का यूज कर रहा है। द गवर्नमेंट जो है पहले इसका 1981 बेस ईयर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है जितना पुराना बेस ईयर होगा उतनी फिगर्स आपकी अच्छी नहीं निकलेंगी, एक्यूरेट नहीं निकलेंगी। तभी जो प्रेजेंट ईयर में अगर आपको इन्फ्लेशन को काउंट करना है तो आपको बेस ईयर को चेंज करना पड़ेगा, तो इसे 20 साल आगे के लिए शिफ्ट किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इज इट यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड राइज इन द वैल्यू ऑफ एसेट के अंदर। देखिए मान लीजिए 2000 में आपने कोई एसेट खरीदी है, 2010 कर लेते हैं यहां पर, उसके अंदर क्या इजाफा हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो मेजर जो किया जाता है वो इसी CII के थ्रू किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से चीजों के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, बट उसका इंपैक्ट कैसे आपकी एसेट के ऊपर पड़ता है, इसके लिए CII की जरूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है रेन 21 को लेकर। पूछा गया रेन 21 को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इंडिया जो है इसने
इंडिया बेसिकली तीसरे नंबर पे है जब अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने की बात आती है 2021 के अंदर। मतलब इंडिया तीसरे नंबर पे ऐसी कंट्री है जिसने अपने रिन्यूएबल्स को बढ़ाया है। रेन 21 एक अकेला ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी है ऑफ एक्टर्स, जिसमें साइंस बैकग्राउंड से, गवर्नमेंट से, एनजीओ से, इंडस्ट्री से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओनली वर्ड दिया, ध्यान से देखिएगा। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। रेन 21, रिन्यूएबल 21, जैसे भी आप इसको याद रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जो नई रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि इंडिया तीसरे नंबर पे है, चाइना और यूएस के बाद, जो सबसे तेजी से यहाँ पे क्या कर रहा है, रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। क्योंकि हमारा भी टारगेट है कि हमें भी कार्बन न्यूट्रल बनना है। हम ये भी चाहते हैं कि 50% से ज्यादा हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल के थ्रू पूरी हो। जितने ज्यादा रिन्यूएबल आप यूज करेंगे, आपकी डिपेंडेंसी जो है कोल के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर कम होगी, और इसी वजह से आपकी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी कम होने वाली है। ठीक है। इज इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर द सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी, वो भी सही है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम रिन्यूएबल ऐड करने के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन हम तीसरी बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया के अंदर जब हम सोलर फोटोवोल्टिक्स कैपेसिटी की बात करते हैं। और सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात करें कि सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन कहाँ मिलेगी, उसमें हम चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है। 60.4 गीगावाट के आसपास हमने इंस्टॉलेशन यहां पर किया हुआ है। ठीक है। इंडिया दूसरे नंबर पे आता है जब हम सोलर वाटर हीटिंग की बात करते हैं। सोलर वाटर हीटिंग, ठीक है। और हाइड्रो पावर कैपेसिटी, ये सभी चीजें इस वजह से बता रहा हूं बिकॉज ये सारे रिन्यूएबल से रिलेटेड है। जब हम हाइड्रो पावर कैपेसिटी की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, हम तीसरे नंबर पे आते हैं। और इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन एडिशन की, तो हम 5वें नंबर पे आते हैं। और आपने देखा ही होगा इस साल नवंबर में हमें 10% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करना था, जो हम ऑलरेडी 4-5 महीने पहले ही कर चुके हैं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल्स को लेकर, बताएं जो स्कीम्स है इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो रिन्यूएबल या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दी गई है। क्या कुसुम स्कीम का रिन्यूएबल एनर्जी से कोई लेना देना है? मे बी। क्या OSOWOG का रिन्यूएबल से कोई लेना देना है? हो सकता है। व्हाट अबाउट पंच अमृत प्रिंसिपल, क्या इसका रिन्यूएबल से कोई लेना देना है? सोचिए, 10 सेकेंड्स, फिर डिस्कस करेंगे। 3 स्कीम्स के नाम दिए आपके पास, और ये स्कीम्स जब आपको पता चलेगा कि किस चीज को लेकर है, तो मेंस के अंदर भी आपको यही नाम लिखने होते हैं और इन्हीं के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना होता है। देखिए, मान लीजिए मेंस के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्वेश्चन आया, तो वहां पर आप इन स्कीम्स को जरूर मेंशन करिएगा और उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा। ठीक है। अब है क्या ये कुसुम स्कीम जो है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। यहां पे देखिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है। नाउ ये जो स्कीम है, ये है फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए एंड उनको सोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए इरिगेशन से रिलेटेड। और यहां पर जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे वो रिन्यूएबल के एरिया से ही कराए जाएंगे। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है, ये पहली स्कीम जो है वो रिन्यूएबल को लेकर है, बिल्कुल ठीक है। OSOWOG की फुल फॉर्म है वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया है ताकि सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जा सके, फिर आगे जाके यूज किया जा सके इस पोटेंशियल को। और ये पंच अमृत प्रिंसिपल जो है, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने दिए थे COP26 ग्लासगो जो अभी हुई थी ग्लासगो के अंदर। ठीक है। जिसमें कहा गया कि इंडिया 2030 तक 50% अपने जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करेगा। मतलब 2030 तक जितनी भी एनर्जी भारत यूज करेगा उसमें से 50% जो होगी वो कहां से आएगी, वो रिन्यूएबल एरिया से आने वाली है, जिसके लिए हमें 500 गीगावाट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम रेडी करने के लिए तैयार है आने वाले 8 सालों के अंदर। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तो तीनों की तीनों स्कीम्स जो है रिन्यूएबल से रिलेटेड है, तो डी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। ओके। नाउ पृथ्वी 2 मिसाइल को लेकर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये 500 से 1000 किलोमीटर का वॉरहेड को कैरी कर सकती है क्या ये मिसाइल? हो सकता है। इसका जो प्रोपल्जन है वो सॉलिड प्रोपल्जन है और इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और रेंज इसकी 350 किलोमीटर बताई जा रही है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। अभी हुआ क्या है, इंडिया ने टेस्ट फायर किया है अपनी सेकंड न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, और ये 10 दिन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसके अंदर बात करी जाए तो पृथ्वी 2 जो है, इसका पहला टेस्ट जो किया गया था वो किया गया था 1996 के अंदर।
और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था आर्म्ड फोर्सेस के अंदर 2003 के अंदर। अब बात करें क्या ये 500 से 1000 किलो का वॉरहेड लेके जा सकती है, आंसर इज करेक्ट। रेंज भी इसकी 350 किलोमीटर है, वो भी करेक्ट हो जाती है। और इसे आईजीएमडीपी के अंदर भी रखा गया, पृथ्वी 1 मिसाइल जो है उसे आईजीएमडीपी के अंदर रखा गया। आईजीएमडीपी की फुल फॉर्म क्या है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब कुछ पृथ्वी 1 जो इसका फर्स्ट वर्जन था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उसे लेकर आया गया था 1988 के अंदर। वो सिंगल स्टेज है, जैसे ये पृथ्वी 2 डबल स्टेज है, पृथ्वी 1 जो है वो सिंगल स्टेज मिसाइल है और उसमें भी लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसके अंदर ठोस नहीं, सॉलिड नहीं, लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि सेंसस 2021 को लेकर पूछ रहा है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये 15वां इंडिया का सेंसस होने वाला है क्या, मे बी। क्या इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, ये भी हो सकता है। ये सबसे पहले 1951 में किया गया था सेंसस, हो सकता है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। सेंसस आजकल काफी न्यूज में है, बेसिकली 2021 में इसे करना था और 2020 से इसकी तैयारी करनी थी, लेकिन 2020-21 में तो हम सेंसस नहीं, कोरोना की तैयारी और उससे बचने की तैयारी कर रहे थे। तो यहां पर इसी वजह से इसे 2022 में कहा गया कि हम करेंगे, लेकिन 2022 में फिर हमने दूसरी वेव्स आने वाली देखी, काफी सारी नई वेव्स आई, दोबारा से नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे। फिर इसे हमने क्या किया, हमने इसे 2022 के लास्ट में शिफ्ट कर दिया और अभी जो ओरिजिनल शेड्यूल था उसे पुश करते करते हम 2023-24 तक इसको लेकर चले गए हैं, ताकि कोविड को पहले अच्छे से मैनेज कर लिया जाए। ठीक है, नाउ क्या ये 15वां इंडिया का सेंसस होने वाला है, इट विल बी 15th इंडियन सेंसस। आंसर इज, क्या लगता है, विल इट बी द 15th? आंसर इज यस। और अगर आप समझें, अगर ये 15वां है और बेसिक चीज अगर आपको पता हो कि हर 10 साल में किया जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि पहला 1951 में तो डेफिनेटली नहीं किया होगा, क्योंकि 1951 में अगर किया गया, फिर 61, 71, 81, 91, 01, 11 और जो अभी किया जाने वाला है 2021 वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8वां होना चाहिए था। ठीक है, तो इट मींस कि ये 1951 में नहीं किया गया, इससे पहले किया गया होगा। एंड आंसर इज करेक्ट, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो जो थे, उनके द्वारा इसे 1872 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सेंसस 2021 जो है, दैट इज जो अभी होगा आगे, इसे ऐप के थ्रू इसमें डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और शुरुआत 1872 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि सेंसस को लेकर ये पूछा गया। सेंसस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। रजिस्ट्रार जनरल जो है, जो ये सेंसस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर रखा गया, वो उनके अंडर में आते हैं। और सबसे पहले जो 2001 का सेंसस था ना, वहां पर बायोमेट्रिक डेटा जो है उसे इकट्ठा किया गया था। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। क्या आंसर हो सकता है सेंसस को लेकर, काफी न्यूज में हो सकता है, क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर इस बार पूछ लिया जाए या मेंस के अंदर भी आ सकता है। रजिस्ट्रार जनरल, यस, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाती है आपकी ठीक। और क्या 2001 में हमारे पास बायोमेट्रिक डेटा था, हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा आइरिस स्कैन, ये सब चीजें तो बाद में जाकर आई जब आपका आधार कार्ड आया, राइट। आधार के बाद ये सब डेटा आपको इकट्ठा किया जाने लगा, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 2008, 9, 10 के आसपास के टाइम पर देखने को मिलता है। तब आधार कार्ड का डेटा इकट्ठा किया जा रहा था, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, फोटोज, आपका आइरिस स्कैन, ये सब चीजें करी जा रही थी, राइट। तो 2001 में ये हम कैसे कर सकते, क्योंकि तब तक तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं था। तो 2011 के अंदर पहली बार बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो थी उसे इकट्ठा किया जा रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से। एनुअल यूएन ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। यूएनएचसीआर के द्वारा पब्लिश करी जाती है, यूएनजीए के द्वारा, यूएनएससी के द्वारा, या फिर कोई और ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। नाउ यहां पर देखेंगे तो आपके पास 10 सेकेंड्स है, 10 सेकेंड्स में आंसर करिए। नियरली 5 मिलियन लोग इंडिया के अंदर इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही 5 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 50 लाख लोग जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। सिर्फ अगर हम 2021 की बात करते हैं तो यूएन ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के द्वारा ये चीज़ बताई गई है। ये जो रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, और ये लेकर आई जाती है यूएन रिफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर के द्वारा। ठीक है, तो यूएन की जो रिफ्यूजी एजेंसी है यूएनएचसीआर, उसके द्वारा इसे लेकर आया जाता है। और इसने ये भी बताया कि 5 मिलियन तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ग्लोबली अगर बात करें तो 100 मिलियन लोग जो हैं ये फ्ली हुए हैं, मतलब वायलेंस की वजह से, ह्यूमन राइट इश्यूज की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुए हैं।
ठीक है। नाउ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये कुछ डेटा आपको यहाँ पर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ओरांग नेशनल पार्क को लेकर पूछ रहा है, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो कोशिश करें आप टॉपिक को इस तरीके से अंडरलाइन करके जो चीज़ पूछी गई उसे सर्कल में डालिएगा। सो इज इट अ नेशनल पार्क इन इंडिया, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के नॉर्दर्न बैंक पे लोकेट करता है। हो सकता है नॉर्दर्न बैंक पे हो सकता है सदर्न बैंक के ऊपर भी हो। इट वॉज एस्टैब्लिश एज अ सेंचुरी इन 1985, क्या इसे सेंचुरी का स्टेटस मिला है और क्या ये 1985 में मिला है। हो सकता है क्या इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है और क्या वो 2016 में किया गया है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। यहाँ पर 30 से ज़्यादा एंटी पोचिंग कैंप्स जो है वो इनडेट हुए हैं इन ओरांग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। इसी वजह से ओरांग नेशनल पार्क न्यूज़ में था। इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, कहाँ पर लोकेट करता है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। तो यस, ये ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बैंक के ऊपर लोकेट करता है। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यस, ये सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस भी इसे दिया जा चुका है और टाइगर रिजर्व भी इसे यहाँ पर डिक्लेयर किया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये आसाम के अंदर लोकेट करता है एंड यहाँ पर जो स्टेटस है वो टाइगर रिजर्व का भी इसे मिल चुका है। ब्रह्मपुत्र रिवर आप देख रहे हैं, उसके नॉर्थ में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, साउथ में नहीं है, नॉर्थ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। रोहिंग्यास के बारे में है। रोहिंग्यास एक एथनिक ग्रुप है लार्जली, जिसमें आपको मुस्लिम्स दिखाई देंगे। हो सकता है ये म्यांमार के रैखाइन रीजन से आते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये बंगाली डायलेक्ट को बोलते हैं, ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। अकॉर्डिंग टू 1982 बर्मीज सिटीजनशिप लॉ, रोहिंग्या जो कि एथनिक माइनॉरिटी है म्यांमार के अंदर, दे आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ओनली अगर वो प्रूफ प्रोवाइड करते हैं अपने एंसेस्टर्स का कि वो 1823 या इससे पहले उस कंट्री के अंदर रह रहे थे। देखिए यहाँ पर रोहिंग्यास जो है उनकी न्यूज़ काफ़ी आती है, उनको उनके एक्सप्लोटेशन को लेकर भी काफ़ी बात करी जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने, क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों जगह पर आ सकता है। नाउ अगर हम बात करें रोहिंग्यास की, सो दे आर द एथनिक ग्रुप, यस, कंप्राइजिंग मुस्लिम माइनॉरिटी ऑफ द म्यांमार रीजन। रेखाइन रीजन से आते हैं, म्यांमार के अंदर रेखाइन रीजन है, वहां से आते हैं। अभी मैप के ऊपर दिखाऊंगा कहां पर लोकेट करता है। और यस, बंगाली डायलेक्ट को वो बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब कंडीशनैलिटी को अच्छे से समझिएगा। जो बर्मी सिटीजनशिप लॉ है, अब हम बर्मा को तो नहीं कह सकते कि आपको किस तरीके का सिटीजनशिप लॉ बनाना चाहिए, बट हाँ उन्होंने जो लॉ बनाया है अपना, उसके हिसाब से कहा गया है कि जो व्यक्ति है यहाँ पर, जो रोहिंग्या है, जो एथनिक माइनॉरिटी है, उसको सिटीजनशिप, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, 1982 का जो लॉ है, बर्मीज लॉ, म्यांमार का जो लॉ है, उसमें कहा है कि सिटीजनशिप तभी दी जाएगी किसी भी रोहिंग्या को अगर वो प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स, ठीक है, उनके एंसेस्टर्स इस कंट्री में रहते थे 1823 से पहले। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया जाता, इन दैट केस उन्हें रेजिडेंट फॉरेनर कहा जाएगा। ठीक है, या फिर उनको एसोसिएट सिटीजनशिप जो है वो दी जाएगी अगर उनके एक पेरेंट्स जो है वो भी म्यांमार के अंदर रहते हैं, उस सिचुएशन के अंदर भी ये दिया जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है क्योंकि 1982 का बर्मी सिटीजनशिप लॉ ने कंडीशन तो बना दी, लेकिन ये प्रूफ लाना कि उनके एंसेस्टर या किसी के भी एंसेस्टर 1823 से पहले इस कंट्री में रहा करते थे, आप खुद सोचिए इसको कितना डिफिकल्टी होगी उस व्यक्ति के लिए इस तरीके का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना या इस तरीके की कोई चीज़ प्रोड्यूस करना जिससे कि वहाँ की सरकार को सेटिस्फाई किया जा सके, क्योंकि काफ़ी पुराना साल जो है वो बताया हुआ है। अब कैसे आप प्रूव करोगे कि 1823 से पहले आपके जो एंसेस्टर, आपके जो पूर्वज थे वो म्यांमार के अंदर रहा करते थे, डिफिकल्ट है, राइट। नाउ यहाँ पे देखिएगा एक बार, सो ये आपका रेखाइन रीजन है, ये म्यांमार है आपका। और क्योंकि जो रेखाइन रीजन में रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर कई बार उनका एक्सोडस भी होता है। और अगर आप देखेंगे जो बाउंड्री है किससे टच हो रही है, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार रीजन से। इसी वजह से काफ़ी सारे जो रेखाइन मुस्लिम्स हैं वो बांग्लादेश में भी आ जाते हैं और बांग्लादेश के रास्ते कई बार भारत में भी आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश जो है इनके भी आपस में कई बार रिश्ते खराब हुए हैं रेखाइन रीजन में जो मुस्लिम एक्सोडस होता है उसको लेकर। ठीक है, खैर यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज और आर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को लेकर इनमें से कौन कौन सी स्कीम्स
आपकी शामिल है। क्या मनोदर्पण इनिशिएटिव मेंटल हेल्थ को लेकर है? किरण हेल्पलाइन जो है क्या वो मेंटल हेल्थ को लेकर है? साथी इनिशिएटिव क्या मेंटल हेल्थ को लेकर है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए यहां पर तो नाम में ही है मनोदर्पण, मन का दर्पण। इट मीन्स वी आर समहाउ टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। तो साइकोलॉजिकल और साइकोसोशल सपोर्ट स्टूडेंट्स को दिया जाए उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, तो उसके लिए है मनोदर्पण इनिशिएटिव। ठीक है, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हेल्पलाइन शुरू करी गई जिसका नाम दिया गया किरण हेल्पलाइन। ठीक है, अवेयरनेस मेंटल हेल्थ को और इमोशनल वेलबींग को बढ़ाने के लिए साथी इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप देखें पिछले 3 क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूसली आंसर क्या आया है? डी। और जब आप अपने ओएमआर शीट पे भी फिल करना शुरू करेंगे, 3 जब आप डी के बबल्स देखेंगे कि डी पे बबल किया, डी पे बबल किया, डी पे बबल किया, और हो सकता है चौथा भी अगर आप डी पे बबल करेंगे तो एक डाउट अपने ऊपर आ सकता है। बट अगर आपको पता है कि आपका आंसर ठीक है तो इट रियली डजंट मैटर। हो सकता है 5 कंसेक्यूटिव आंसर का आंसर जो यहां पर है वो डी आ जाए, 5 कंसेक्यूटिव आंसर ए आ जाए, इसको लेकर कभी भी डाउट में मत आइएगा। ठीक है, इट इज पॉसिबल, ऑल आई एम सेइंग। नाउ चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, जो कि कलिका माता टेम्पल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। जो टेम्पल है ये शक्तिपीठ की एक साइट मानी जाती है। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज पार्ट ऑफ चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये किसका एक किस कॉम्प्लेक्स में, और टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो किसका पार्ट है? चंपानेर पावागढ़ जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है उसका एक पार्ट है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर, टेंटेटिव लिस्ट के अंदर बेसिकली इसे रखा गया है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। क्या लगता है? ये अभी टेम्पल काफ़ी न्यूज़ में था इस वजह से क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है जो कलिका माता टेम्पल है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बेसिकली, और यहाँ पर इसे रीवैम्प किया गया है। और इसका जो शिखर था वो भी टूट गया था, उसको भी यहाँ पर दोबारा से बनाया गया है। ये पावागढ़ हिल जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहाँ पर लोकेट करता है। एंड ऐसा माना जाता है कि 15वीं सेंचुरी के अंदर सुल्तान महमूद बेगडा जो थे, जो कॉन्करर थे चंपानेर के, तो ये जो कॉन्करर थे, इन्होंने यहाँ पर अपनी कैपिटल को सेटअप किया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था इस टेम्पल के शिखर को, जिसे दोबारा से बनाया गया। ना यहाँ पर द टेम्पल इज द साइट ऑफ ग्रेट होली शक्तिपीठ, बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का ये पार्ट है? वो भी करेक्ट हो जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की टेंटेटिव कैटेगरी के अंदर है, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेंटेटिव शब्द है, ये टेंटेटिव नहीं है। यहाँ पर ये जो है ये 38 नंबर पे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट टेंटेटिव लिस्ट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपका नेट 50 कूपन कोड इज अवेलेबल। आप इस नेट 50 कूपन कोड को यूज कर सकते हो कहां पर? जो 2023 के लिए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और 2024 के लिए आप जो कोर्सेज हैं exam.netmoc.com के ऊपर अवेलेबल हैं, जैसे आप नीचे देख ही सकते हैं। इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि डे वाइज आपकी तैयारी होती है, तो डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से 500 डेज जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको अगर आप स्पीडली कंप्लीट करने की कोशिश करें तो 300 डेज के अंदर, 1 साल के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, आप डे 1 में जाइएगा, जो वीडियो यहाँ पर दिया है उसको वॉच करिएगा, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दिया है उसे वॉच करिएगा, जो आपके असाइनमेंट बेसिकली दिए उसे आप डे वाइज कंप्लीट करते चलेगा। फिर डे 2 में जाइएगा, नेक्स्ट डे 3 में जाइएगा, डे 4 में जाइएगा, रिवाइज करिएगा। इसमें बीच बीच में आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। तो इस तरीके से डेली आपका एक शेड्यूल जो है, शेड्यूल्ड वे में आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। Now, let's move to next question, which is question number 6. Which of the following property is or are included as per Prevention of Damage to Public Property Act? तो आपने देखा, हम अग्निपथ स्कीम की बात करें या अदरवाइज भी बहुत बार हमने देखा है कि लोग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। उनको लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो पूछा कि इसके अंदर आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शामिल होती है? क्या सेंटर स्टेट प्रॉपर्टीज, कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी को छोड़कर वो इसमें शामिल होती है? लोकल अथॉरिटी की कोई प्रॉपर्टी है वो इसमें शामिल होती है? कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो इसमें शामिल होती है? 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। बताइए, अग्निपथ स्कीम में प्रोटेस्ट हमने देखा और वहां पर बहुत सारी बसेस को, ट्रेन्स को टारगेट किया गया, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया और पूरा जो मॉब था वो वायलेंट हो चुका था। और रैम्पेज हमें बहुत सारे स्टेट्स के अंदर देखने को मिला। लार्जली यूजुअली अगर आप देखेंगे हमें ऐसे स्टेट्स के अंदर रैम्पेज देखने को मिलता है जहां पर
सरकार वो होती है जो कि सेंटर में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिला है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं हो सकता है, और ये पूरा पॉलिटिक्स इसके पीछे आपको देखने को मिलेगा। नाउ सेंटर स्टेट प्रॉपर्टी इसमें आती है, बिल्कुल ठीक है, इवन कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आती है, तो यहां पर कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड नहीं किया गया। लोकल अथॉरिटी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी अंडर कंपनीज है, ये सभी भी इसमें शामिल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू का मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज, कि जब हमें पता है कि इस तरीके के इंसिडेंसेस हो रहे हैं जिसके अंदर काफी सारे लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो लोग स्टूडेंट चाहें तो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये बात तो पक्की है कि वायलेंस किया जा रहा है, ठीक है, जो हमारी डेफिनेटली वैल्यूज के अगेंस्ट में है, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी को, टैक्स पेयर्स की मनी की से जो प्रॉपर्टी को परचेज किया गया उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या इनको छोड़ देना चाहिए, या फिर जो वीडियोग्राफी करी जाती है जिसमें पता होता है कि ये लोग कौन है? तो यहां पे मैं चाहता हूं कि आप एक क्रिएटिव आंसर दीजिए। इंटरव्यू के अंदर जेल में डाल देना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये मत बोलिएगा। ये चीजें जो है इंटरव्यू में आपको कुछ अलग नहीं दिखाएंगी। आपका आंसर एक यूनिक आंसर होना चाहिए कि जो भी लोग इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं उनके अगेंस्ट में क्या करना चाहिए। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ये आंसर करिएगा, जो बेस्ट आंसर होगा उसको मैं चूज करूंगा एंड नेक्स्ट टाइम आपको शो करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई आईटी रिसोर्सेज, क्या ये भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होंगे भारत के? मे बी। व्हाट अबाउट एचडीएफसी आईटी रिसोर्सेज? 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए, व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर रीसेंट न्यूज जो है उसमें बताया गया, चाहे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, आईसीआईसीआई के आईटी रिसोर्सेज हो, एचडीएफसी का आईटी रिसोर्सेज हो, ये तीनों को ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शामिल किया गया है। वैसे मैं आपको बताऊं, जो आपकी एनर्जी ग्रिड्स होती हैं, रेलवेज हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया, ये सभी आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर आते हैं, जिसके बिना लाइफ कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल हो सकती है। आप इमेजिन करें, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई जैसे बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भगवान न करे अगर किसी भी वजह से हैम्पर होता है, तो बहुत सारे लोग जो है अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं आजकल लोग कैश में ट्रांजेक्शन कम करते हैं, डिपेंडेंस पूरी तरीके से बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो चुकी है। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेट करता है? सो इज इट रिलेटेड टू इंडियाज नेवी, उसको स्ट्रेंथन करने को लेकर है, भारत के मैरीटाइम इंडस्ट्री को सेव करने को लेकर है, पीओके के अंदर ऑपरेशन चलाने को लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। आपको यहां पर बेस्ट आंसर चूज करना है, ठीक है, डू नॉट चूज अ गुड आंसर, चूज द बेस्ट आंसर। नाउ देखिए, इंडिया की जो नेवी है, स्टेल्थ फ्रिगेट इसके पास है, एक आईएनएस तलवार, और इसे जो ये आईएनएस तलवार है, इसे करंटली डिप्लॉय किया गया है पर्शियन गल्फ के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, और ये चीज ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत ही करी गई है, ताकि भारत के जितने भी मैरीटाइम इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन ओशन के अंदर चाइना अपने टेंटिकल्स को फैलाने की कोशिश कर रहा है, जगह जगह अपने नेवी के बेस बना रहा है, तो हमारा मैरीटाइम इंटरेस्ट हर्ट ना हो, इसी वजह से हमने ऑपरेशन संकल्प भी शुरू किया है, और इवन कोड कंट्रीज के साथ भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को बचाने को लेकर, और उनके मैरीटाइम इंटरेस्ट को बचाने को लेकर चाइना से, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है सिर्फ साउथ चाइना सी से ही नहीं, बल्कि इंडियन ओशन से भी वो कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का मिसयूज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन विच कंट्री सेती पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट बाय इंडिया? ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर सेती पावर प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। ये हाईली एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है, और ये लोकेट करता है कहां पर? नेपाल के अंदर, ठीक है। वेस्ट सेती जो है, नियरली 4 इयर्स चाइना ने इस पे काम किया, फिर चाइना ने इसमें से विड्रॉ किया, अब इंडिया इसे टेक ओवर कर रहा है ताकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके, और हो सकता है जो नेपाल इंडिया के रिलेशनशिप उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, उसे भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू ठीक कर लिया जाए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहां पर देखेंगे, दिस इज द सेती रिवर, वेस्ट सेती डैम, एंड पास में आपकी करनाली रिवर भी है, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको याद हो, यहां पर एक रीजन था जिसमें इंडिया
और नेपाल की स्कॉमिशेस शुरू हो गई थी, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, वो एक जो रीजन था उसको लेकर कहा गया था। नेपाल कहता था कि ये रीजन नेपाल को बिलोंग करता है और नेपाल ने अपने नक्शे में उस रीजन को अपनी तरफ दिखाया, लेकिन इंडिया हमेशा से उस रीजन को अपनी तरफ दिखाता है। क्या मुझे उस रीजन जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन था उसका नाम आप बता सकते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन इजी है, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। यूएनडीआरआर का हेडक्वार्टर पूछा है, कहां पर है? इज इट इन वॉशिंगटन डीसी, इज इट इन जेनेवा, पेरिस, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स। रिसेंटली देखें अगर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, इसने बेसिकली स्टडी करी और ये पाया कि कोविड-19 के दौरान और कोविड-19 की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है उसमें कैसे डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। और इसमें यह भी बताया कि सुंदरबन के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। वैसे तो हमने शुरू में तो ये देखा था कि कोविड-19 की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, यातायात पूरी तरीके से रुक गया था और इसी वजह से पोल्यूशन में काफ़ी कमी देखने को मिली थी, तो वो तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिली फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया कोविड-19 के नेगेटिव इंपैक्ट जो है सुंदरबंस के ऊपर क्या हुआ है, और ये रिपोर्ट लेकर आई गई है यूएनडीआर के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां पर लोकेट करता है? इट इज इन जेनेवा। पूछा कि पीएम ई विद्या को लेकर बताएं, करेक्ट क्या है यहां पर? इसे क्या अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कोई रिकॉग्निशन दी गई है? हो सकता है। क्या इसमें ई कंटेंट को दिया जाता है, ई बुक्स को दिया जाता है? ये भी हो सकता है। और क्या ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आता है? 10 सेकेंड्स यहां पर आपके सामने, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। बताइए। चलिए देखिए, पीएम ई विद्या स्कीम जो है इसे रिसेंटली अवार्ड दिया गया है और रिकॉग्नाइज भी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को का एक किंग हामिद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज जो है वो दिया गया है इसको, और ये यहां पर दिया गया आईसीटी के लिए कि इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिया है एजुकेशन के अंदर। ये जो अवार्ड है यूनेस्को का किंग हामिद बिन ईसा अवार्ड, ये दिया जाता है जब भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैल्यू एडिशन लोगों की लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पर पीएम ई विद्या के केस में देखने को मिला। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। रिकॉग्निशन जो दी गई है वो यूनेस्को के द्वारा दी गई है। अब आती है बात ई बुक और ई कंटेंट। यस, इसके अंदर ई बुक और ई कंटेंट, वीडियोस का कंटेंट जो है वो दिया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल होती है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन तक जो सिलेबस है, जो लेक्चर्स हैं वो पहुंच पाए। बेसिकली इसे कोविड के टाइम पर ही लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जब स्कूल्स और कॉलेजेस बनते तब बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें किसी भी तरीके की कमी ना रहे। और इसे यस आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही लेकर आया गया, क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप जो इसके अंदर है वो हमारा खुद का ही है, हमने बाहर से कुछ भी बोरो नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 3.7 करोड़ स्टूडेंट जो है हायर एजुकेशन के अंदर, उनको यहाँ पर एक तरीके से लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जा रही है ताकि उनकी एजुकेशन के अंदर किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। ठीक है, अब डिजिटल या डिजिटलाइजेशन या डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसको लेकर भी भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू करे हैं। जैसे कि यहां पर है स्वयं प्रभा, एक प्रोग्राम शुरू किए सरकार के द्वारा, निष्ठा, एक है स्वयं। आपको मिलान करना है यहाँ पे, यू हैव टू मैच दीज पेयर्स। कौन कौन से मैच होते हैं? 10 सेकेंड आपके पास है। ये तो पक्की बात है कि तीनों के तीनों जो प्रोग्राम्स हैं वो भारत सरकार के द्वारा शुरू करे गए हैं। लेकिन क्या स्वयं प्रभा टीचर ट्रेनिंग को लेकर है, निष्ठा डीटीएच चैनल्स को लेकर, और स्वयं क्या ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर है? देखिए, स्वयं और स्वयं प्रभा दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे। स्वयं के अंदर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव लेकर आए थे, और स्वयं प्रभा के अंदर 34 डीटीएच चैनल्स जो थे जो 24/7 काम करते हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे एक बार चेक कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आपको इसके कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्वयं प्रभा जो है वो टीचर ट्रेनिंग को लेकर नहीं है, वो 34 फ्री डीटीएच चैनल्स को लेकर है। और निष्ठा जो प्रोग्राम है, निष्ठा के अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग देने की बात करी गई है। तो पहले दो पेयर इनकरेक्ट है, तीसरा पेयर करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्वयं के अंदर आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक स्वॉन इवेंट। ये किससे रिलेट करता है? क्या ये मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट के क्रैश को लेकर है, कोविड-19 वायरस को लेकर है, जो हमारी इकोलॉजी एनवायरनमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने को लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। किसको लेकर हो सकता है? देखिए, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये किससे रिलेट करता होगा? ये रिलेट करता होगा हमारी इकोनॉमी से। आरबीआई हैज स्पोकन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल आउटफ्लोज। आरबीआई ने कहा है कि हमारे देश में से 7,80,000 करोड़ के कैपिटल आउटफ्लोज देखने को मिले, जो कि $100 बिलियन के बराबर है।
ठीक है, अब ये इतना ज्यादा पैसा जो निकला है भारत में से, इसको कहा गया कि ये एक ब्लैक स्वॉन इवेंट को कॉज कर सकता है। नाउ ये जो पैसा निकला है, अगर आप देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो भी, अगर आप डेटा देखेंगे डेली बेसिस पे हमारी मार्केट्स में से पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, अभी तो डेटा कम हो गया, अराउंड 1200-1300 करोड़ रुपए रोज उनके द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू क्रैशिंग ऑफ द मार्केट। स्टॉक मार्केट जब क्रैश करती है उस सिचुएशन को ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जाता है, और कई बार जब किसी कंट्री की करेंसी क्रैश करती है उस सिचुएशन को भी ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले क्या ऐसा हुआ है? यस, याद करिएगा 2001 के अंदर .com बबल हुआ था, जब मार्केट्स ने क्रैश किया था, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या देखने को मिला था? ब्लैक स्वॉन इवेंट। एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ था 2008 के अंदर, जब यूएस की हाउसिंग मार्केट बबल बस्ट हुआ था, तब भी स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला था। और इसी तरीके से यहां पर 2008 के अंदर ही पिक्स कंट्रीज का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आया था। काफी सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी, उनकी जो करेंसी थी, वो भी कहीं ना कहीं क्रैश हो रही थी। 2020 के अंदर भी 2020 के अंदर भी हमें देखने को मिला जो स्टॉक मार्केट थी उसने कोविड की वजह से क्रैश किया था। ठीक है, तो ये कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट पास्ट के अंदर हो चुके हैं, और यहां पर कहा जा रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये इस तरीके का इवेंट होता है जिसको प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ब्लैक स्वॉन इवेंट के अंदर मार्केट क्रैश करती है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सेकंड इज करेंसी भी क्रैश कर सकती है। ठीक है, तो ये ब्लैक स्वॉन इवेंट है। सो कॉल्ड ब्लैक स्वॉन इवेंट आर हाईली अनलाइकली टू हैपन, रेयर फिनोमिना होते हैं, लेकिन जब होंगे तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है निपुण इनिशिएटिव को लेकर पूछा गया है। निपुण इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, अर्बन, एमएसएमई। 10 सेकेंड्स, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने आपको क्यों कहा कि इसे ध्यान से पढ़िएगा। निपुण इनिशिएटिव, निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक तो ये हो गया। देखिए दो प्रोग्राम है, मिलते जुलता नाम है निपुण भारत, जिसके अंदर फोकस किया जा रहा है किसके ऊपर? एजुकेशन लेवल के अंदर इंप्रूवमेंट लाने को लेकर। ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है जिसका नाम दिया गया है निपुण भारत, निपुण भारत स्कीम। लेकिन ये जो निपुण इनिशिएटिव है ये स्किलिंग को लेकर है, मतलब हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनको स्किल किया जाएगा, और अगर ऑलरेडी उनके पास कोई स्किल है तो उसे अप स्किल किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा, उस स्किल को फर्दर आगे लेकर जाया जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। अगर निपुण भारत होता तो हम आंसर देते मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये स्किल क्यों दिया जा रहा है? देखिए अगर आप किसी को कहते हैं कि इफ यू गिव फूड टू समबडी यू आर हेल्पिंग हिम फॉर वन डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू कुक फूड, तो आप उसको एक स्किल दे रहे हैं जिससे वो आने वाले टाइम में हर दिन फूड को कुक कर पाएगा और अपनी सहायता खुद कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर स्किलिंग और अपस्किलिंग करके हम लोगों को केपेबल बना रहे हैं ताकि वो जॉब्स को हासिल कर पाए। यहां पर यह भी बताया गया कि उनको जो स्किल्स दिए जा रहे हैं वो उनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, जहां पर हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है वर्कर्स की, वहां पर भी जाकर वो जॉब को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको यहाँ पर निपुण भारत के बारे में भी एक इन्फोग्राफिक जो है वो ऐड करके दिए। ये देखिए, ये निपुण भारत है, तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, निपुण आपकी स्किलिंग से लेकर है। DAYNULM के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए, आपसे पूछे बताइए करेक्ट क्या है। DAYNULM ये कौन सी स्कीम है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या? मे बी। इसका मेन काम है कि जो अर्बन पुअर है, जो अर्बन एरिया में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी से आज़ादी दिलाना। और ये क्या करता है? अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके भी इश्यूज को क्या ये एड्रेस करता है? हो सकता है 3 मिलती जुलती स्टेटमेंट्स आपको दी हैं। सोचिए, इस स्कीम के वैसे बताऊं तो 2 कंपोनेंट है, एक आपका अर्बन एरिया के लिए और एक रूरल इंडिया के लिए। हम अर्बन कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये NULM है। नाउ ये जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना इंप्लीमेंट करी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के द्वारा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यस, यहाँ पर अर्बन पुअर जो है उनको यहाँ पर फोकस किया जाता है ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए, और जो स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनकी जो समस्याएं होती हैं उसको भी सोल्व करने की बात यहां पर करी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ना इसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो भी काम कर रहे हैं ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिशियरीज हैं उनको सहायता मुहैया कराई पाए। नेक्स्ट,
नेट 50 कूपन कोड जो वो आप यूज़ कर सकते हैं 2023 एंड 2024 कोर्सेज के लिए जो अवेलेबल है exam.netbook.com के ऊपर। ये जो कोर्सेज हैं आपकी डे वाइज तैयारी करा देते हैं, डे 1, डे 2, डे 3 सो ऑन अप टू डे 500 तक आप यहाँ पर जो आपका कंटेंट होता है उसको यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और डेली अगर आपकी तैयारी होती है तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो डेज होते हैं इनको एक एक करके करते जाइए ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि ये थीम क्या था योगा डे का इस बार का 2022 का। योगा फॉर लाइफ, योगा फॉर हेल्थ, ह्यूमैनिटी या फिर योगा फॉर ऑल। 10 सेकेंड्स अभी पीछे ही, एक हफ्ता पहले ही योगा डे आपका गया है। सो इस बार का थीम क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कई बार इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी यूपीएससी के अंदर पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी फैक्चुअल होते हैं। वैसे तो पीसीएस और दूसरे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं उनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं जाता, लेकिन हाँ कई बार 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि हाईली फैक्चुअल होते हैं, क्योंकि योगा जो है उसको वैसे भी इंडिया काफ़ी कोशिश कर रहा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर और भी ज़्यादा जो एक प्रमोशन ये डिजर्व करता है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है इसके थीम के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्विन डेफिसिट को लेकर पूछा गया है कि बताइए कॉमनली ट्विन डेफिसिट जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस डेफिसिट को कंसीडर किया जाता है? क्या फिस्कल डेफिसिट को ट्विन डेफिसिट में काउंट किया जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को? 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा। क्या हम फिस्कल डेफिसिट को ट्विन डेफिसिट में काउंट करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को करते हैं या करंट अकाउंट डेफिसिट को करते हैं? अभी रिसेंटली हुआ क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोट ऑफ क्वेश्चन दिया और कहा, क्योंकि ये जो ट्विन डेफिसिट था ये हमारी कंट्री के अंदर काफी साल पहले एग्जिस्ट करता था, उन्होंने कहा कि दोबारा से ये ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम जो है वो भारत के अंदर आ सकती है। अब देखिए ट्विन का मतलब क्या होता है, टू, ट्विन्स आपने सुना होगा, तो डेफिनेटली आंसर में ये 2 ही होंगे, 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि ट्विन है। और अगर हम नाम पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों के ही पूछ रहे होंगे, तो आंसर बी और सी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट ट्विन डेफिसिट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों का मतलब क्या अभी देखेंगे अब, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस इसी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट को लेकर है पूछा कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहली स्टेटमेंट कहते हैं गवर्नमेंट जो है पैसे को खर्च करती है और जितनी उनकी आमदनी नहीं होती उससे ज्यादा खर्च करती है। बेसिकली जो उनकी अर्निंग है उससे ज्यादा पैसा यहां पर खर्च किया जा रहा है, दैट इज पॉसिबल। इट लीव्स प्राइवेट प्लेयर्स विद लेस मनी। जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी जो होती है फिस्कल डेफिसिट के चलते कम हो जाती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। गवर्नमेंट बोरोज मनी अंडर दिस। इसके अंतर्गत सरकारें जो है वो पैसे को बोरो करती हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम यही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और ये जो चीज़ है सरकारें करती हैं, मतलब जितना पैसा उनके पास अवेलेबल है उससे काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाता है। और जब आपके पास मान लीजिए 1000 रुपीज़ हैं और आपको 2000 खर्चा करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 1000 आपको किसी ना किसी फ्रेंड से लेने पड़ेंगे या फिर लोन लेना पड़ेगा। फ्रेंड से ले सकते हैं, फैमिली से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है जिससे हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसके चलते पैसे को बोरो करती है। अब देखिए कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर तो पैसा कितना है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? डेफिनेटली लिमिटेड है। अगर इकोनॉमी के अंदर लोन देने के लिए पैसा मान लीजिए 10,000 रुपए है और इस 10,000 में से हमने 10,000 रुपए में से मान लीजिए 9,000 रुपए हमने गवर्नमेंट को दे दिया, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना बचा, 1,000 रुपए। अगर सरकार को हम 9,000 की जगह सिर्फ 2,000 रुपए देते तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना बचता, यहां पर 8,000 रुपए। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरकारें बोरो कर लेंगी उतना कम प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबिलिटी रहेगी। ठीक है, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है। अगर सारा का सारा पैसा सरकारें लोन के तरीके से ली जाएगी, बोरो कर लेगी, तो कम से कम पैसा यहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए बचेगा। इमेजिन करिए कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो हैं उनके 2 बच्चे हैं, मान लीजिए ए एंड बी। ए की पढ़ाई के ऊपर पेरेंट्स ने 1 लाख रुपए लगा दिया और पेरेंट्स के पास पैसा कितना था, 1 लाख रुपए ही था, तो बी की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बचेगा। 1 लाख की जगह अगर ए की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए लगाए जाते तो रिमेनिंग 50,000 जो थे वो बी की पढ़ाई के लिए लगाए जा सकते थे, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है। तो यस, यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स के पास पैसा कम बचता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन को देखते हैं जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर है। पूछा कि करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर 2 पेयर्स आपको दिए हैं, आपको मैच करना है यहां पर कौन कौन सा मैच हो रहा है। ट्रेड अकाउंट इसके अंदर होता है करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर, जो कि फिजिकल गुड से रिलेट करता है, हो सकता है। एक इनविजिबल अकाउंट होता है जो कि सर्विसेज से रिलेट करता है, मे बी। मैच करिए इसे, 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए।
देखिए, ट्रेड अकाउंट में यस फिजिकल गुड्स आती है और इनविजिबल, देखिए नाम में ही इनविजिबल है। और जब सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज में कोई भी फिजिकल चीज़ तो दी नहीं जाती। मान लीजिए आप एक होटल में जा रहे हैं, होटल आपको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में आप स्टडी करते हैं, वहाँ पर भी कोई फिजिकल चीज़ तो आपको दी नहीं जा रही, क्योंकि जो एजुकेशन आपको मिल रही है वहाँ पे, जो नॉलेज मिल रही है, या होटल के अंदर जो सर्विस, जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, वो इनविजिबल कहलाता है, ठीक, वो इनविजिबल होता है। तो यहाँ पर इनविजिबल अकाउंट जो है वो सर्विसेज से पर्टेन करता है, एंड ट्रेड अकाउंट जो है दैट पर्टेन्स टू फिजिकल गुड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब भारत के अंदर कैड का जो इशू है, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो इशू है, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और कहा जा रहा है कि एटलीस्ट कि ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, और जो स्टेटमेंट है वो भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दी गई है। तो ये एक एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहां पर 3 स्टेटमेंट दी है और आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट इसमें से कौन सी है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है 1/3 लोग जो हैं वो डिफेक्ट कर सकते हैं और वो बिना डिस्क्वालीफाई हुए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? मे बी 91st अमेंडमेंट ने जो नंबर है इसे चेंज कर दिया 2/3, ये भी पॉसिबल है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो लेकर आया गया था, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी के अंदर। 10 सेकेंड्स इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अभी इस तरीके की चीजें चल रही हैं जिसके अंदर नई पार्टी फॉर्म हो सकती है आने वाले टाइम में। सरकार तो वहां पर बदलने के चांसेस काफी ज्यादा हो ही गए हैं। रिसेंटली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर काफी सारे एमएलए जो हैं उन्होंने डिफेक्ट किया है फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तभी ये क्वेश्चन यहां पर बनाया गया। देखिए शुरू में क्या था, शुरू में आयाराम गैराम की राजनीति के अंदर होता क्या था, बहुत सारे लोग जो है वो कभी एक पार्टी को ज्वाइन करते थे। मॉर्निंग में वो पार्टी ए में होते थे, ठीक है, या फिर कहें कि मॉर्निंग में वो कांग्रेस पार्टी में होते थे, इवनिंग में वो बीजेपी पार्टी में होते थे, और अगले दिन मॉर्निंग में फिर दोबारा से वो कांग्रेस में हुआ करते थे या किसी तीसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। अब ये जो चीज होती थी ना, ये बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती थी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, कि आज आप किसी पार्टी में हो, शाम को आप किसी पार्टी में हो, सुबह आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली। तभी एक लॉ लेकर आया गया जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया। इसके चलते कहा गया कि शुरू में तो ये कहा गया कि 1/3 लोग जब तक इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक यहां पर आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन बाद में इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया कि अगर किसी पार्टी के अंदर 2/3 लोग जाना चाहें किसी दूसरी पार्टी के अंदर तो वो जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी पार्टी के अंदर 60 लोग हैं और 60 में से जो इसका 2/3 2/3 कितना होगा 40, ठीक है। अगर 40 लोग किसी दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन अज्यूम कि इस पार्टी में कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी, तभी नहीं तो 40 लोग एकदम से इतना बड़ा नंबर दूसरी पार्टी में जाने के लिए क्यों कहता, राइट? लॉजिकल है काफी। तो यस, यहां पर 2/3 लोग अगर किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तो यहां पर ये अलाउड है। और इससे क्या होगा, देखिए जब आप कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति नहीं जा सकता दूसरी पार्टी के अंदर, या कम लोग 10-12 लोग नहीं जा सकते हैं, या फिर कहें कि 2/3 से कम लोग नहीं जा सकते हैं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसको स्टेबिलिटी देने की बात कर रहे हो। आपको वो नहीं देखने को मिलेगा कि 4-5 लोग उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे आप पोर्टफोलियो दीजिए नहीं तो हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, ठीक है। 1/3 डिफेक्टिव मेंबर्स कैन ज्वाइन, नहीं, देखिए 1/3 डिफेक्टिव मेंबर ये कभी हुआ करता था 91st अमेंडमेंट से पहले, ये चीजें हुई करती थी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट नंबर चल रहा है वो 1/3 नहीं है, वो कितना है, वो 2/3 है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो 1/3 ऑफ द डिफेक्टिव मेंबर कैन ज्वाइन अदर पार्टी विदाउट बीइंग डिस्क्वालीफाइड। आज के दिन में ये एप्लीकेबल नहीं है, पहले ये एप्लीकेबल हुआ करता था। इससे फायदा ये भी होता है कि जो अपनी पार्टी के लिए लॉयलिटी है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, अगर 2/3 काफी बड़ा नंबर जो है अगर वो डिफेक्ट करे तो डेफिनेटली पार्टी में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से 2/3 लोग यहां पर छोड़ के जाने के लिए तैयार है। अब यहां पर जिन लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि इसका आंसर था इनमें से कुछ भी नहीं, तो वो आप अपने आप को एक्स्ट्रा मार्क दीजिएगा 2 मार्क्स, ठीक है। दिस वॉज अ कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन जो बीच बीच में आपका किया जाता है, और अगर आपने कोई भी और आंसर कर दिया ABCD में से तो डेफिनेटली 0 का स्कोर आपका रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया था कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है तो अपने आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा दीजिएगा, मतलब टोटल 2 मार्क्स दीजिएगा अपने आपको फॉर दिस क्वेश्चन। डावोस समिट ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो डावोस समिट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो 1 मार्क दीजिएगा, इनकरेक्ट होगा तो 0। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, तो आप इजिली यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो 4 ऑप्शन आपके पास है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो थीम था इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग जो 2022 के अंदर हुई वो था वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। लिख देता हूँ यहाँ पर,
वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। नाउ ये जो डावोस समिट है ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर है, और यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये अपनी एनुअल मीटिंग 2022 की जो है वो कर रहे हैं डावोस के अंदर। और यहां पर जो थीम तो मैंने आपको बता दिया, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट इस बार का थीम है। लेकिन मेजर जो ये ऑलरेडी आपकी समिट हो चुके हैं इसके अंदर जो मेजर चर्चा करी गई वो ग्लोबल पेंडेमिक को लेकर करी गई, कोविड को लेकर करी गई बेसिकली, और यूक्रेन रशिया की जो क्राइसिस चल रहे हैं, जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो उसकी वजह से अराइज हुए हैं, उसको लेकर इसके ऊपर पूरी चर्चा करी गई। ठीक है, सो डावोस समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेट करती है, ना कि डब्ल्यूटीओ से, ना ही वर्ल्ड बैंक से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो डावोस समिट रिलेट किससे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस बार का थीम क्या है कई बार वो भी पूछ लिया जाता है। बाकी तो ये कॉमन सेंसिकल चीजें होती हैं कि अगर यहाँ पर जो काफ़ी सारी कंट्रीज के लोग जब मिलेंगे तो वो आपस में किस तरीके की चीज़ों को लेकर और किस तरीके के इश्यूज और मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो डेफिनेटली राइट नाउ जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है या इशू है दैट इज यूक्रेनियन रशियन क्राइसिस, उसी को लेकर ही चर्चा यहाँ पर करी गई है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं जो कि फाइटो रेमीडिएशन को लेकर है। पूछा गया फाइटो रेमीडिएशन को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। It refers to usage of hyper accumulator plants to absorb the toxic material from soil। फाइटोरेमेडिएशन के अंदर क्या होता है कि आपका हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट जो है वो जो मिट्टी होती है, सॉइल जो होती है, उसमें से टॉक्सिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है क्या? मे बी ये एक स्लो प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो फाइटोरेमेडिएशन है ये कोई भी प्रोसेस हो सकता है, वही प्रोसेस हो जो पहली स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है, हो सकता है कोई और प्रोसेस हो, बट हाँ ये एक स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, काफी सारा टॉक्सिक मटेरियल जो है वो सोइल के अंदर होता है, और फाइटोरेमेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सोइल में अवेलेबल जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फूड क्रॉप्स के द्वारा या दूसरे प्लांट्स के द्वारा, जिससे कि क्या होता है ये जो टॉक्सिक मटेरियल, ये जो जहरीले पदार्थ हैं जो हमारी फूड चेन के अंदर शायद इंट्रोड्यूस हो जाते वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, और हम बेसिकली एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं और इकोलॉजी भी अच्छे से बनी रहती है। तो यस, फाइटोरेमेडिएशन जो है ये प्लांट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्या करती है, सॉइल में से टॉक्सिक मटेरियल को निकाल देती है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन हाँ ये प्रोसेस बहुत जल्दी नहीं होता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें साल दर साल लग जाता है। तो यस, इट्स अ स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। फाइटोरेमेडिएशन रेफर्स टू यूसेज ऑफ हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स, ताकि टॉक्सिक मटेरियल जो है सॉइल में से निकाला जा सके, राइट। अब देखिए, मान लीजिए आप एक प्लांट जो है उसको उगा रहे हैं, अब ये सॉइल में उगाया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ आप एक हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट को भी लगा देंगे। मान लीजिए आपने छोटा सा हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट लगा दिया, इसका मेन काम यही है कि सॉइल में से जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसे खत्म कर दे, ताकि जो मेन आपका प्लांट है वो टॉक्सिक फ्री जो चीजें हैं वो आपको यहां पर प्रोवाइड करे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहां पे फाइटोरेमेडिएशन ही आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया है, ये कौन से राज्य में लोकेट करती है? क्या ये छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, यूपी में है या एमपी में है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ओके, नाउ देखिए, मध्य प्रदेश के जो फार्मर्स थे करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, दे आर ट्रबल्ड बाय अ बर्ड दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। बेसिकली करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब बनाई गई थी तो इस पूरे एरिया को डेफिनेटली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था। जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क किसी एरिया को बना दिया जाता है तो ऑफकोर्स वहां पर एक रेगुलेटेड तरीके से काम किया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वहां पर नहीं करी जा सकती, और जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर बनाई गई थी तो ये देखने को मिला था एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका बर्ड होता है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया था। अब लोगों का कहना यह है कि ये बर्ड तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों एग्जिस्ट करती है? तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं दे आर ट्रबल्ड बाय द बर्ड विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो यहाँ आंसर तो डी हो जाएगा। कहां पर लोकेट करते हैं? डी, मध्य प्रदेश के अंदर। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं यहां पर, फिर मैप के ऊपर भी दिखा दूंगा आपको। सो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर है, वहां पर ये लोकेट करती है, ठीक है। और इसे नोटिफाई किया गया था 1981 में
गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा, ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई जब ये जो बर्ड जिसके लिए सेंचुरी बनाई गई थी वही एक्सटिंक्ट हो गया, तो अब इस सेंचुरी को डी नोटिफाई कर देना चाहिए। हो सकता है ताकि आगे आने वाले टाइम में इस एरिया का यूज़ किसी और तरीके से और प्रॉबेबली फार्मिंग के लिए भी किया जा सके। राइट, आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ईवीटी ऑयल के बारे में। रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया है, पूछा गया है ये किससे रिलेट करता है? क्या ये एयरक्राफ्ट से रिलेट करता है, रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। EVTOL ये किससे रिलेट करता है? देखिए इसकी फुल फॉर्म पता चलेगी तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, लेकिन यूपीएससी फुल फॉर्म डेफिनेटली नहीं देगा। वो यही चाहेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ज्यादा से ज्यादा लोग ना दे पाए ताकि प्रीलिम्स के अंदर वो फिल्ट्रेशन किया जा सके। नाउ यहां पर देखेंगे अगर आप, इंडिया विल हैव इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट फॉर अर्बन एयर मोबिलिटी। तो EVTOL है क्या बेसिकली? सो दिस इज इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो ये डेफिनेटली यहां से नाम से ही समझ में आ रहा है किससे रिलेट करता है? एयरक्राफ्ट से। ये जो बेसिकली EVTOL एयरक्राफ्ट है, एक वेराइटी ऑफ VTOL है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, जो इलेक्ट्रिक पावर को यूज करता है हवर करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, लैंड करने के लिए वर्टिकली। आपने देखा होगा बहुत बड़े एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको रनवे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक काफी बड़ा रनवे बनाया जाता है, उसके ऊपर ही जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो लैंड करते हैं और वहीं से ही वो टेक ऑफ करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम इस तरीके के एयरक्राफ्ट बना सकते हैं या फिर इस तरीके का सिस्टम उसमें डाल सकते हैं कि वो अगर चाहे तो हवा में रुक जाए, उसको वर्टिकल लैंडिंग करनी हो कर सकता है, वर्टिकल टेक ऑफ करना हो वो आसानी से कर सकता है। तो उसी चीज को लेकर ही हम EVTOL को लेकर आए हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली एडवांस इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को यूज करती है, जिसके थ्रू ये सभी चीजें करी जा सकती है। बहुत सारी लोकेशन ऐसी होती हैं जहां पर रनवे क्रिएट करना मुश्किल होता है और ऐसी जगहों पर हमें एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो डेवलप किए जा चुके हैं बोइंग, एयरबस के द्वारा, होंडा, टोयोटा के द्वारा, नासा के द्वारा। तो यहाँ पर भारत के पास अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके ये एक एडवांस जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को लेकर है, PBR को लेकर पूछा गया। बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है? इट्स अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत लेकर आया गया था। क्या कोलकाता पहला ऐसा मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी बना है भारत के अंदर जिसने अपना PBR बनाया है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, PBR पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बिल्कुल ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 है उसके अंतर्गत बनाए गए। इस डॉक्यूमेंट के अंदर होता क्या है बेसिकली, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होती है, लोकली अवेलेबल बायो रिसोर्सेज की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर रखी जाती है। किसी भी एरिया का लैंडस्केप कैसा है, वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया या विलेज का लैंडस्केप कैसा है वो इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। एक पर्टिकुलर जगह में बायो रिसोर्सेज कौन कौन से है वो इसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। सो सारी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर रखा जाता है जो कि आपके बायो रिसोर्सेज को लेकर होती है। और सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है क्योंकि कोलकाता पहला ऐसा मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी बना है जिसने ये डिटेल रजिस्टर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बनाया है। ठीक है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर फ्लोरा फोना सिटी के अंदर कौन कौन सी टाइप्स के हैं, कितने हैं, ये सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वैसे आंसर यहां पर सी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पूछा है इनकरेक्ट क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आंसर विल बी डी ओनली। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। नेट 50 कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा exam.netmock.com पर जाकर फॉर वेरियस कोर्सेज जो आपके अवेलेबल हैं। जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 2023 के कोर्स के लिए इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसे किसके द्वारा पब्लिश किया गया? क्या IMF ने इसे पब्लिश किया है, ILO ने इसे पब्लिश किया है, वर्ल्ड बैंक ने, या WTO ने इसे पब्लिश किया है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, इट इज रिलीज्ड बाय, ओके, सो इट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है, इट इज बीइंग रिलीज्ड बाय
ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसे लेकर आया गया है। साथ ही साथ जो आपकी ये रिपोर्ट है इसके अंदर जेंडर गैप कितना है भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, भारत में जेंडर गैप कितना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। एट द सेम टाइम ILO का मेन मकसद यही है कि जो वर्किंग वुमेन और मेन इनकी जो नीड्स हैं उनको कैसे सर्व किया जा सके, एंड ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बेटर लेबर स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज को डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कोमागाता मारू इंसिडेंट्स को लेकर पूछा गया। कौन सा ऐसा इन चारों में से पार्टीशन ऑफ बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, चंपारण सत्याग्रह और लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जो कि कोमागाता मारू इंसिडेंट से पहले हुआ था? तो अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कॉमन सेंस को यूज करिएगा। सोचिए पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, इसका तो ईयर दिया ही हुआ है, चंपारण कब हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, फिर आपको एक आइडिया लगेगा। सोचिए, अभी पिछले महीने ही हमने 108th एनिवर्सरी जो थी वो कोमागाता मारू जो इनफेमस इंसिडेंट था उसको यहां पर ऑब्जर्व किया था। इंसिडेंट क्या था वो भी बताऊंगा, लेकिन देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है 1905 के अंदर, चंपारण सत्याग्रह कब होता है 1917 के अंदर, असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर। अब पूछा कि कौन सा ऐसा इंसिडेंस था जो कि कोमागाता मारू से पहले हुआ था। अब देखिए हम ये तो कह नहीं सकते कि ये इंसिडेंस पहले हुआ था, क्योंकि ये होता तो 1917 भी पहले आता है, 1909 भी पहले आता है, 1905 भी पहले आते हैं। अगर मैं ये कहूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1909 जो था वो कोमागाता मारू से पहले आया था, तो ये अकेला इंसिडेंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल तो इससे भी पहले हो गया था। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इससे पहले हुआ होगा। तो डेफिनेटली एक ही ऐसा इंसिडेंट है जो चारों में से जो सबसे पहले हुआ होगा वही एक ऐसा इंसिडेंट होगा जो कि कोमागाता मारू इंसिडेंट से पहले हुआ होगा। क्योंकि अगर आप 1909 को लेंगे तो 1905 भी उसके अंदर आ जाएगा, तो एक नहीं दो इवेंट ऐसे हो जाएंगे जो कि उससे पहले हुए। तो कोमागाता मारू के बारे में अगर आपको नहीं भी पता है कि ये कब हुआ, इसका साल कौन सा था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चारों में से जो सबसे अर्लीस्ट हुआ होगा ये उससे पहले ही हुआ होगा। अब बारी आती है उन लोगों की जिन्होंने फिगर आउट किया कि इसके अंदर आंसर था क्या। देखिए अगर आपने ए आंसर दिया है या बी आंसर दिया है तो अपने आपको 1 मार्क दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो ए और बी दोनों ही अगर आपने आंसर किए, आपने इस चीज को फिगर आउट कर लिया कि कोमागाता मारू इंसिडेंट तो कब हुआ था 1914 के अंदर, ठीक है, इसका मतलब यह है पार्टीशन ऑफ बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही चीजें जो थी 1909 की वो इससे पहले हुई थी। इन दैट सिचुएशन आपको यहां पर क्या मिलेगा, 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा आपको फॉर दिस कॉन्फिडेंस, इस चीज को फिगर आउट करने के लिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे कभी कभी, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाए, ताकि ऑप्शंस देखने के बाद भी आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि नहीं ये टॉपिक तो मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि इसके अंदर ये दोनों इंसिडेंट पहले हुए थे। ठीक है, 1914 के अंदर आपका कोमागाता मारू इंसिडेंट होता है। क्या इंसिडेंट था वेरी ब्रीफली बता देता हूं। वैसे मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा स्पेक्ट्रम के हिस्ट्री के वीडियोस जो है वो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर ये सभी चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों ही इसके अंदर आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जिसने ए बताया 1 मार्क, बी बताया 1 मार्क, लेकिन जिसने ए और बी दोनों बताए उसको 2 मार्क्स यहां पर मिलेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए। नाउ ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट माना जाता है हमारी हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके दौरान काफी सारे लोग जिसमें हिंदूज भी थे, सिख, मुस्लिम, ये सभी लोग जो थे वैंकूवर कनाडा से चलते हुए भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए ये इंसिडेंट हुआ कैसे। तो काफी सारे लोग जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली यहां पर 400 के आसपास लोग होंगे, जिसमें सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, और ये बाहर से जाने की कोशिश कर रहे थे। ये आपका बंगाल के अंदर बजबज पोर्ट जो है, यहां से इन्होंने जो अपनी ट्रैवलिंग थी वो शुरू करी वैंकूवर के लिए। ठीक है, 1914 के अंदर। अब वैंकूवर के अंदर भी कॉलोनियल रूल था और भारत के अंदर भी कॉलोनियल रूल था, तो ये वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। कैनेडियन मिलिट्री वॉज फोर्स टू सेल द शिप बैक टू बजबज। यहाँ पे जो कैनेडियन मिलिट्री थी उन्होंने कहा कि नहीं आप वापस चले जाइए भारत के अंदर, आपको हम यहाँ पर नहीं आने देंगे। ठीक है, यहाँ पर 19 पैसेंजर्स को यहाँ पे शॉट डाउन कर दिया जाता है, एंड बाकी लोगों को क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाह रहे थे उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। और ये जब पूरी चीज पता चलती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो जो गदर पार्टी है
उसको काफी बुरा लगता है कि हमारे लोग आपके यहां पर आ रहे थे, आपने आने नहीं दिया, रादर आपने उनको शूट कर दिया, इंप्रिजन कर दिया। वो कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। और फ्रीडम स्ट्रगल को भी कहीं ना कहीं इसने इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट किया था, कहीं ना कहीं उसको भी इंफीरियोरेट किया था। ठीक है, तो इंडिया से 400 प्लस लोग चले वैंकूवर के लिए। वैंकूवर में ये उन लोगों को नहीं आने देते हैं, शिप बिल्कुल भरा हुआ था, आप समझ सकते हैं छोटे से शिप के ऊपर अगर 400 लोग हैं, और वापस उनको जाने के लिए कहते हैं। और इसी दौरान झड़प होती है और यहां पर काफी सारे हमारे लोगों को मार दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एपेक को लेकर है, पूछा कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये 21 मेंबर इकोनॉमिक फोरम है जो कि फ्री ट्रेड एंड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको पैसिफिक रिम इकोनॉमीज के अंदर सपोर्ट करेगा। करंटली इंडिया इज अ मेंबर नेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या है, इंडिया एक मेंबर नेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ इस पर्टिकुलर एपेक के अंदर, जो कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो एपेक मीटिंग से वॉकआउट कर गए, चले गए वहां से। वैसे आपको बताऊं 21 इकोनॉमिक्स का ये ग्रुप है जिसे 1989 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, इसमें कंट्रीज आपको दिख जाएंगी, जैसे कि इसमें यूएसए, अभी ऑस्ट्रेलिया भी है, चाइना भी है। मैं आपको भी नेक्स्ट जो स्क्रीन है उस पर दिखाता हूं कि कौन कौन सी कंट्रीज में आपके ऊपर इसकी मेंबर है। पैसिफिक रिम इकोनॉमीज, जो पैसिफिक रिम रीजन के आसपास इकोनॉमीज हैं, तभी इसका नाम है एशिया पैसिफिक, वो सारी इसकी मेंबर्स है। इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंट्रीज के तौर पर अगर पैसिफिक रिम की बात करें तो वही सारी कंट्रीज हो गई आपकी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, यूएस, न्यूजीलैंड, वो सभी इसकी मेंबर है। ठीक है, और यहां पर एक बार आंसर के साथ साथ आप एक बार मैप को भी देख लीजिए, जो 21 मेंबर्स हैं इसके अंदर। सो ये जो एरिया है ना, ये आपका पैसिफिक रिम वाला एरिया है। यहां पर जो कंट्रीज टच करती हैं वो इसकी मेंबर्स आपको दिखाई देंगी। देखिए नीचे तक वो सारी कंट्रीज मेंबर्स हैं। और यहाँ पे आपको कलर कोडिंग से बता रखा है कि शुरू में 1989 में कौन कौन सी कंट्रीज थी, फिर 91, 93 के अंदर आगे जाकर किन किन कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका ट्राइमेसोरस मेई के बारे में, रिसेंटली से डिस्कवर किया गया, क्या है ये, कोई बर्ड की स्पीसीज है, स्नेक, फ्रॉग या फिर फिश। 10 सेकेंड्स बताइए। एक्सपर्ट्स ने इसे डिस्कवर किया है। एक डिस्कवरी करी गई है न्यू वेनेमिनस स्नेक की, तो ये जो जहरीला सांप है इसकी यहां पर डिस्कवरी करी गई है। इसे अभी मेघालय से ढूंढ के निकाला गया। और वेनेमिनस स्नेक जो होते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है कि इनका जो वेनम होता है वो एक एंटीडोट, काफी सारे साइंटिस्ट जो हैं उस वेनम का इस्तेमाल करते हैं, उसे एंटीडोट में भी कन्वर्ट करते हैं, तो यूटिलिटी इनकी काफी ज्यादा हो जाती है। वही चीज यहां पर अभी साइंटिस्ट बात भी कर रहे हैं। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि बात कर रहा है स्टोरेज गेन इन वीट को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। स्टोरेज गेन इट रेफर्स टू अ कंडीशन व्हेन वीट टेंड्स टू गेन सम वेट ड्यूरिंग स्टोरेज। वीट के अंदर जो वेट गेन है वो देखने को मिलता है जब स्टोर किया जाता है उसे। हो सकता है ये जो गेन है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से होता है। सोचिए 10 सेकेंड्स, फिर करते हैं डिस्कशन। वीट को एक लिविंग ग्रेन माना जाता है क्योंकि जैसे हम लोग अपना वेट को गेन करते हैं विद द पर्टिकुलर डाइट, उसी तरीके से ये भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वेट गेन करता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स जो आपकी हैं वो करेक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इसे लिविंग ग्रेन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका वेट गेन होता है। ठीक है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टोरेज गेन कहा जाता है क्योंकि स्टोर करते हुए ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये एक चीज देखने को मिलती है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ग्रेन। इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसमें ग्रेन के। एक ब्रैन होता है जो कि आउटर लेयर होती है फाइबर की, इसमें एक जर्म होता है जो कि इनर लेयर होती है, जो कि काफी ज्यादा रिच मानी जाती है न्यूट्रिएंट के हिसाब से, और इसमें एक होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, बल्क ऑफ द कर्नेल विच कंटेन्स मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, वो आपका एंडोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, और जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है किसका, मॉइस्चर का, वो एंडोस्पर्म के द्वारा ही किया जाता है। तो ब्रेन हो गया, ब्रेन मतलब आउटर लेयर, जर्म हो गया मतलब इनर लेयर। यहां पर आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आउटर लेयर, यहां पे ये इनर लेयर हो गया, एंड एंडोस्पर्म जो कि ज्यादातर मिनरल्स और वाइटामिन्स को कंटेन करता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर।